नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटी के जो हमारे एक्ट रह गए थे वो हमने इससे पहले वाले वीडियो में जो एक्ट डिस्कस किए थे पहले उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। हमने एक एक्ट डिस्कस किया रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जिसमें कि हमने डिस्कस किया था कि जो ब्रिटिश कैबिनेट की उसको पूरी पावर्स दी गई थी और जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा। इसके बाद वार्न हेस्टिंग पहले फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे, ये हम डिस्कस किया था। सुप्रीम कोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया था बंगाल के अंदर। ठीक है, मेन मेन पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। इट्स इंडिया एक्ट 1784 डिस्कस किया, जिसमें कि ड्यूल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसके अलावा नेक्स्ट हमने एक डिस्कस किया था चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इसके बाद हमने डिस्कस किया था हमारा चार्टर एक्ट 1813, जिसमें 1813 जो एक्ट था हमारा, उसमें जो ट्रेड था चाइना और टी वाला वो छोड़कर बाकी सभी जो इंग्लिश ब्रिटिश ट्रेडर्स थे उनको इंडिया में ट्रेड करने के लिए आज़ादी दे दी गई थी, लेकिन मोनोपोली रह गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, एक तो टी के ट्रेड में इंडिया में और दूसरा चाइना के साथ ट्रेड करने के लिए। ठीक है, इसके बाद हमने जो एक्ट डिस्कस किया था वो था चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसमें जो कंपनी की मोनोपोली थी चाइना और टी के ट्रेड की वो भी खत्म कर दी गई थी। ठीक है, इसके बाद जो इसी एक्ट के अंदर जो हम डिस्कस कर रहे हैं 1833 का, इसमें ही जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसकी जो डेजिग्नेशन थी उसको चेंज करके अब कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और विलियम बेंटिक जो थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे। ठीक है, एक लॉ कमीशन भी बनाया गया था और एक लॉ मेंबर ऑर्डिनरी लॉ मेंबर को ऐड किया गया था, और लॉर्ड मकौले वो पहले लॉ मेंबर थे। इससे नेक्स्ट चार्टर एक्ट ऑफ 1853 आया था। ठीक है, और इससे नेक्स्ट जो हमारा एक्ट था वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ये जो एक्ट था 1858 वाला ये आया था आपका 1857 के रिवोल्ट के बाद। ठीक है, कंपनी का रूल खत्म हो चुका था, ब्रिटिश क्राउन जो थी वो डायरेक्टली रूल कर रहे थे इंडिया को थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें एक तो था वायसरॉय और दूसरा था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। गवर्नर जनरल जो इंडिया के थे उनकी डेजिग्नेशन को अब चेंज करके कर दिया गया था वायसरॉय ऑफ इंडिया, और फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया कौन बन गए थे? लॉर्ड कैनिंग। तो ये एक्ट वो थे जो हमने अभी तक डिस्कस किए थे। इससे आगे वाले जो हमारे एक्ट रह गए थे आज वो देख लेते हैं। ठीक है, इससे नेक्स्ट काउंसिल्स एक्ट आएंगे कुछ, जैसे कि इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861। इनमें जो काउंसिल्स में कुछ बदलाव किए गए थे, जैसे कि इट इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन द इंस्टीट्यूशन लाइक वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव काउंसिल। इनमें मतलब कि इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन दी गई, इंडियंस को शामिल किया गया। इंडियंस जो थे वो एंटर कर गए लेजिस्लेटिव काउंसिल में, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को एस्टेब्लिश किया गया सेंटर में और प्रोविंसेस में। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स मतलब कि जो कानून बनाने वाली काउंसिल्स थी उनकी बात की जा रही है। ठीक है, इट कोडेड स्टैट्यूटरी रिकॉग्नाइजेशन टू द पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है कि मान लो कि जैसे आज के टाइम पे किसी एक पार्टिकुलर मिनिस्टर को मिली है होम मिनिस्ट्री, जैसे कि अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं हमारे, राजनाथ सिंह जी हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, एस जयशंकर जी हमारे जो है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। ऐसे एक पर्सन को एक मिनिस्ट्री देना उसी को हम कहते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम। तो ठीक है, इसके बाद ये काउंसिल्स एक्ट जो है हमारे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892 आया था, इनडायरेक्ट इलेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, और इसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 आया था, जिसे हम मिंटो मोरले एक्ट भी कहते हैं, मिंटो मोरले रिफॉर्म्स भी कहते हैं। ये हम हिस्ट्री में भी डिस्कस कर चुके हैं, और इसका सबसे मेन पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था वो क्या था कि जो मिंटो मोरले एक्ट था उसके द्वारा इंडिया में सेपरेट इलेक्टोरेट का जो सिस्टम था वो इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, याद है ना, सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था मुस्लिम्स को 1909 के एक्ट के द्वारा, जिसमें कि किसी एक पार्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुस्लिम्स ही वोट कर सकते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए। ठीक है जी, ये देखो यहाँ पर लिख भी रखा है, इंट्रोड्यूस्ड अ सिस्टम ऑफ कॉमनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स बाय एक्सेप्टिंग द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, ये आप देख सकते हो।
इसमें एक पॉइंट ये भी है कि इंडियंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन वाइसरॉयस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में चले गए थे, वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे वो हमारे लॉ मेंबर थे। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 जिसे मॉन्टेग्यू चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं। इसमें सेंट्रल सब्जेक्ट्स को और जो स्टेट सब्जेक्ट्स हैं, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं, उनको डिमार्केट कर दिया गया था कि कौन से सब्जेक्ट पे सेंट्रल रूल्स या रेगुलेशन या एक्ट बनाएंगे और कौन से पे स्टेट्स बनाएंगे। ड्यूल गवर्नमेंट की जो स्कीम थी वो इंट्रोड्यूस की गई थी प्रोविंसेस के अंदर। अब डायरकी सिस्टम में क्या होता था, जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, एक पार्ट ये मान लो और एक पार्ट ये मान लो। जिस एक पार्ट को हम कह रहे हैं ट्रांसफर सब्जेक्ट्स और दूसरे को हम कह रहे हैं रिजर्व सब्जेक्ट्स। ठीक है, जो रिजर्व सब्जेक्ट्स थे इन पे जो गवर्नर थे वो रिस्पॉन्सिबल नहीं थे लेजिस्लेटिव काउंसिल की तरफ, और जो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स थे इन पे जो कानून बन रहे हैं उनके लिए गवर्नर जो थे वो रिस्पॉन्सिबल थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के आगे। ठीक है, डायरकी सिस्टम में क्या है कि सब्जेक्ट्स को, सब्जेक्ट्स मींस जैसे कि मान लो कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि वाटर हो गया, सैनिटेशन हो गया, इसके अलावा इंडस्ट्रीज हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रोड्स हो गया, रेलवेज हो गई। तो इसमें से मान लो कि जो पहले 3 या 4 हैं ये दे दिए हमने रिजर्व वालों को, और जो बाकी बच के 3 ये हमने दे दिए ट्रांसपोर्ट वालों को। तो जो इन पे रूल बनेंगे इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे, रोड्स पे, तो इसके लिए तो गवर्नर रिस्पॉन्सिबल है काउंसिल को, जो काउंसिल रूल बना रही है, और जो रिजर्व सब्जेक्ट्स हैं इनके लिए गवर्नर जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है काउंसिल के आगे। तो ये था डायरकी सिस्टम। याद रखना प्रोविंसेस में, ये प्रोविंसेस मींस स्टेट्स, जैसे आज के टाइम पे पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, ऐसे। तो डायरकी सिस्टम प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस किया गया था 1919 के एक्ट के द्वारा। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे 1935 का एक्ट जिसके द्वारा इसको सेंटर में इंट्रोड्यूस किया गया था। द एक्ट इंट्रोड्यूस्ड, अब यही एक्ट चल रहा है अभी हमारा 1919 वाला। द एक्ट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम बाइकैमरलिज्म एट द सेंटर। बाइकैमरलिज्म हम डिस्कस कर चुके हैं कि 2 हाउसेस होना, जैसे कि आज के टाइम पे सेंटर के अंदर पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट के अंदर 2 हाउस हैं, एक है राज्यसभा और दूसरा हमारा है लोकसभा। तो 2 हाउसेस का होना उसे हम कहते हैं बाइकैमरलिज्म। यूनिकैमरलिज्म होता है एक हाउस का होना, मतलब कि जैसे कि कुछ स्टेट्स में, जैसे कि पंजाब में लेजिस्लेटिव असेंबली ही है, हरियाणा में लेजिस्लेटिव असेंबली ही है। तो ठीक है, इसके बाद डायरेक्ट इलेक्शंस इंट्रोड्यूस किए गए कुछ हद तक इस एक्ट के द्वारा। ठीक है, ये देखो यहाँ पर लिख भी रखा है। और पब्लिक सर्विस कमीशन की एस्टेब्लिशमेंट की गई इस एक्ट के द्वारा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एक्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। ये काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारे संविधान के अंदर इस एक्ट की काफी चीजों को लिया गया है। ठीक है, तो ऑल इंडिया फेडरेशन को एस्टेब्लिश किया गया इस एक्ट के द्वारा, जैसे कि ऑल इंडिया फेडरेशन एक सेंटर होगा, बाकी नीचे स्टेट्स होंगी, जैसे आज के टाइम पे है ना, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, बाकी स्टेट्स में गवर्नमेंट्स हैं, ऐसे। और 3 लिस्ट बनाएगी, एक सेंट्रल लिस्ट, एक जिसमें सेंट्रल फेडरल लिस्ट जिसमें कि सेंटर जो है कानून बना सकता है, एक प्रोविंशियल लिस्ट जिसमें कि प्रोविंसेस कानून बना सकती हैं, और एक कंकरेंट लिस्ट जिसमें कि दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था। आपको पता है कि ये एक्ट की काफी सारी जो प्रोविजंस थी वो कभी भी एग्जीक्यूशन में आ ही नहीं पाई, कभी भी एग्जीक्यूट हो ही नहीं पाई थी ड्यू टू सम रीजंस। क्योंकि आपको पता ही है कि इंडिया में फ्रीडम स्ट्रगल जोरों शोरों पर था और उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो ये लिख भी रखा है, देखो फेडरल लिस्ट फॉर द सेंटर जिसमें 59 आइटम्स थी, प्रोविंशियल लिस्ट में 54 आइटम्स, कंकरेंट लिस्ट में 36 आइटम्स। आज के टाइम पे भी 3 लिस्टें ही हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। जो रेस्टरी पावर है, जो इन 3 लिस्टों में टॉपिक कवर नहीं हुआ, उस वो टॉपिक दे दिया गया किसको, गवर्नर जनरल को उस टाइम पे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा पॉइंट इसी एक्ट के अंदर डायरकी सेंटर के अंदर आ गई, देखो। और बाइकैमरलिज्म आ गया इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस, 6 स्टेट्स में बाइकैमरलिज्म आ गया। 2 हाउसेस आ गए, जैसे कि लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये 2 हाउसेस आ गए स्टेट्स के अंदर। जिन 6 प्रोविंसेस में लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल आई थी वो थी असम, बंगाल, बॉम्बे, बिहार, मद्रास एंड द यूपी, यूनाइटेड प्रोविंस।
फेडरल कोर्ट के बारे में कहा गया था इस एक्ट में, और काउंसिल ऑफ इंडिया को अबोलिश कर दिया गया। और जो डायरकी डायरकी भी डिस्कस की ना हमने कि सब्जेक्ट्स को दो पार्ट में डिवाइड कर देना, एक ट्रांसफर्ड एक रिजर्व्ड, वो पहले प्रोविंसेस में थी, अब उसको प्रोविंसेस में से हटा दिया गया और सेंट्रल लेवल पे उसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया। ठीक है, इसे नेक्स्ट जो हमारा है वो आता है हमारा इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। इसका आपको पता है कि इंडिया को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया गया, सोवरन स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया। सोवरन जो स्टेट अपने फैसले खुद लेती है उसको हम सोवरन कहते हैं। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया सेंटर में और स्टेट्स में, प्रोविंसेस में। इसके अलावा जो मेन वाइसरॉय हो गए या प्रोविंशियल गवर्नर हो गए वो नॉमिनल हेड्स बन गए हमारे। ठीक है, और बाकी आपको पता ही है कि पार्टीशन प्लान, माउंटबेटन प्लान, ठीक है, इसको इफेक्ट में लाया गया और तो डोमिनियन बने थे पाकिस्तान और इंडिया, ये सब कुछ एक्ट में दिया गया है। और इस इंडियन इंडिपेंडेंस बिल को रॉयल असेंट मिली थी 18 जुलाई 1947 को, और 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिल गई थी 1947 में। तो ये कुछ एक्ट्स थे जो इंट्रोड्यूस किए गए थे बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, इंडिया के अंदर। और इन एक्ट्स ने इंडिया में काफी सारी रिफॉर्म्स लाने का काम किया एज पर ब्रिटिश गवर्नमेंट। बट अगर हम इनको देखते हैं तो इन एक्ट्स में इतनी बड़े लेवल की, जिस लेवल की इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल्स करने वाले जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे वो कोशिशें कर रहे थे, वो सुधार इन एक्ट्स में नहीं थे। बट धीरे धीरे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो इंडिया को पैसिफाई करने की कोशिश कर रही थी। तो ये एक्ट्स हिस्ट्री में भी काम आएंगे हमारे और पॉलिटी के लिए भी जरूरी हैं। तो आप इन एक्ट्स को थोड़ा रिवाइज कर लें, और इसमें जो भी मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको बताई दिए हैं। ठीक है, तो बहुत जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सब लोगों का टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।